नमस्कार दोस्तों, वीआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है राघव और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है सामान्य अध्ययन का, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि सामान्य अध्ययन की तैयारी में, चाहे आप पेपर CGPSC का दे रहे हों, UPSC का दे रहे हों या फिर CG व्यापक या कोई भी ऐसे स्तरीय पेपर जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है, उसमें आपको भारतीय संविधान पढ़ना ही होता है। इसका जो पूर्व का वीडियो था उसमें हमने देखा था इसके महत्वपूर्ण प्रावधान एक नज़र में। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, और जितने भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रस्तावना यदि हम निबंध भी लिखते हैं तो जो हमारी मूल बातें होती हैं, जो हम बताना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, जो हमारा निबंध पढ़ रहा हो या कोई भी हम ऐसा लेख करते हैं, तो शुरुआत की जो हमारी पृष्ठभूमि होती है उसमें हम ये बताते हैं कि हमारा इसको लिखने का उद्देश्य क्या है, इस लेख को लिखने का। तो ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना जो है वो पूरा का पूरा सार तत्व है भारतीय संविधान का, जिसमें भारतीय संविधान की एक नज़र में आपको झलक मिल जाती है। उसके भाग 1 से लेकर भाग 22 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उन सभी बातों का निचोड़ हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देता है, जिसे बिल्कुल सार रूप में यदि आपको मान लीजिए कि बहुत कम शब्दों में आपको उसका सार लिखना है, और यदि आप उसकी प्रस्तावना यदि आपको याद है तो आप ये मान के चलिए कि आप भारतीय संविधान के निचोड़ को आप याद रखते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज हम इसी की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये पहले हम देखते हैं एक नज़र में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मेरा आप लोगों को ये सुझाव रहेगा कि यदि आप संविधान की उद्देशिका को याद कर लें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा ये पूछ लेता है कि इसे आप सही ऑर्डर में जमाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस केवल लाइन को दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है और उससे बोलता है कि आप इसे सही इसे क्रम से जमाइए। तो आपको यदि उद्देशिका याद होगी तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हालांकि पूरी उद्देशिका ही महत्वपूर्ण है, उसके पश्चात भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यदि आपको ध्यान इसमें देखना है तो आप देख सकते हैं। इसमें ये जो लाइन है लोकतंत्रात्मक वाली, या फिर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, समता, इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान होनी चाहिए। साथ ही आपको इसमें जो तारीख है उस तारीख को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, हिंदी वाली भी जो तारीख है आपकी संवत वाली, वो भी आपको इसमें याद रखनी है। तभी आपको इसमें आप जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, या जो इसके जो बहुत कठिन क्वेश्चन भी आते हैं वो यही आते हैं कि ये कौन सी तारीख को प्रवर्त हुआ, और यदि हम शक संवत की बात करें, यदि हम हिंदी संवत की बात करें तो उसमें कौन सी तारीख थी, वो क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आप उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रस्तावना की। अब हम बात करते हैं इसके जितने भी शब्द हैं उसे समझने की हम बात करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके पहले इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संविधान सभा है उसने संविधान का निर्माण किया है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में प्रस्तावना का भी निर्माण हुआ है, और प्रस्तावना के निर्माण का आधार क्या है। तो यदि हम आधार देखें तो इसका आधार है एक उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की बैठक जो हुई, पहली बैठक हुई, उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई, उसमें पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि हमारा जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए। तो एक बहुत ही सुंदर उनका भाषण है इसके ऊपर, और उसी भाषण का जो सार तत्व है या उनका जो वो पूरा प्रस्ताव है वही हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। तो इसका आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया 13 दिसंबर 1946 को। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रस्तावना के तथ्यों के। यदि हम तथ्य को देखें या प्रस्तावना को हम देखें तो हमें 4 हम इसके तथ्य निकाल सकते हैं। इसमें से है पहला सत्ता का स्रोत, दूसरा है शासन का प्रकार, तीसरा है लक्ष्य और चौथा है स्वीकृति एवं क्रियान्वयन। यदि इसमें से मैं पहले बिंदु पे आऊँ, सत्ता का स्रोत, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सत्ता का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान अपनी शक्ति कहाँ से एकत्र करता है या उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? क्या वो विधायिका है? क्या वो न्यायपालिका है? क्या वो कार्यपालिका है? जी नहीं, उसका स्रोत है भारत की जनता। जैसा कि हमने उद्देशिका में देखा, हम भारत के लोग, यहाँ से चालू हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसका अंत हुआ है एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इसका जो संपूर्ण संविधान का जो स्रोत है, इसकी जो शक्ति अर्जित की गई है वो भारतीय संविधान में जनता से करी गई है। चूँकि भारत में लोकतंत्र है, भारत की जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कानून का निर्माण करते हैं, और जिस प्रकार संविधान निर्मात्री सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है वो भी जनता की प्रतिनिधि थी। इसीलिए भारत के लोगों ने भारत के लिए और अपने लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया है। इसलिए जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है, तो आंसर आएगा हम भारत के लोग। इसमें अभी मैंने 3 शब्द बोले, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान के उद्देशिका के अंतिम शब्द हैं। तो इसका क्या मतलब है यदि हम देखें तो अंगीकृत का मतलब होता है उसे अंगीकार करना, मतलब हम भारत के लोग इस संविधान को संपूर्ण रूप से अंगीकृत करते हैं, मतलब इसे हम अपने आप को मतलब हम इसे स्वीकार करते हैं। दूसरा शब्द है अधिनियमित करना, मतलब इसे हम अपने देश में और अपने ऊपर लागू करते हैं विधिक रूप से। और तीसरा है आत्मार्पित करना, हम इसको अपने ऊपर समर्पित करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा इसे समर्पित करते हैं। तो ये 3 शब्दों का अर्थ है। जो शब्द संविधान में कुछ शब्द के अर्थ आपको पता होने चाहिए, जिससे संविधान बहुत सरल हो जाता है। दूसरा है शासन का प्रकार। तो संविधान में हम देखेंगे कि संविधान की उद्देशिका में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत का संविधान में जो शासन प्रणाली होगी वो कैसे होगी। तो इसमें 2 शब्द हमको देखने को मिलते हैं, एक मिलता है लोकतंत्र, दूसरा मिलता है गणतंत्र या गणराज्य। तो लोकतंत्र जैसा कि हम जानते हैं जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन का महत्वपूर्ण और फेमस कोट है। तो लोकतंत्र इस एक कोट से ही समझा जा सकता है कि जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। दूसरा है गणराज्य भी है भारतीय संविधान। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आपको पता है क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त तो हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, और हम एक गणराज्य हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है गणराज्य का? तो गणराज्य का अर्थ होता है कि जिस राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख एक वंशानुगत नीति से या एक वंशानुगत या राज प्रमुख नहीं होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जिस राष्ट्र का राज प्रमुख, उस राष्ट्र को गणराज्य कहते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रपति है, जो हमारा सर्वोच्च प्रमुख है, वो कौन है? वो 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। इसलिए हमारे यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया है, इसलिए हमारा देश एक गणराज्य भी है। तो हमारा शासन का प्रकार हो गया लोकतंत्र और गणतंत्र। लक्ष्य की बात करूँ मैं, तीसरा जो हमारा पॉइंट है लक्ष्य, प्रस्तावना का जो तीसरा तथ्य है वो है लक्ष्य। तो इसके लक्ष्य या उद्देश्य क्या क्या है? तो ये यदि हम देखें तो पहला इसमें हमारे को निकल के आता है न्याय। न्याय भी 3 प्रकार का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। तीनों न्याय की बात हमारा संविधान करता है और संपूर्ण देश के लोगों को बराबरी का हक देने की भी बात करता है। दूसरा लक्ष्य है इसका समाजवाद। समाजवाद इसकी बात हम आगे करेंगे, इसे बाद में जोड़ा गया संविधान में, समाजवाद। तीसरा है पंथ निरपेक्षता, चूँकि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का, हमारे यहाँ विविध मतावलंबी और पंथ और धर्म के लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक समान नज़र रखना, ये भारतीय संविधान की दृष्टि रही है।
तो ये भी एक लक्ष्य है। चौथा लक्ष्य है इसका स्वतंत्रता। पांचवा लक्ष्य है इसका बंधुत्व। सभी के लिए सहयोग की भावना का विकास करना, सभी को जीने का एक समान अधिकार देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, ये सभी बातें जो हैं वो लक्ष्य के रूप में निर्धारित की गई हैं भारतीय प्रस्तावना में। चौथा तथ्य है प्रस्तावना का स्वीकृति एवं क्रियान्वयन। तो हमने जब उद्देशिका पढ़ा तो हमने पढ़ा कि इसमें आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित भी कर लिया। लेकिन भारतीय संविधान का जो प्रारंभ है वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। जो भारतीय संविधान है वो संपूर्ण रूप से लागू हुआ। तो इस प्रकार हमें दो तिथियां मिलती हैं। पहली तिथि मिलती है हमें 26 नवंबर 1949, जिस दिन भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ और लागू हुआ। तो ये एक तिथि हो गई। यदि क्वेश्चन आता है लागू कब हुआ तो 26 नवंबर 1949, और यदि ये क्वेश्चन आता है कि पूरा संविधान कब लागू हुआ तो आपका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान लागू हुआ, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ठीक, तो ये आपके चार तथ्य हो गए। सत्ता का स्रोत, शासन का प्रकार, लक्ष्य और स्वीकृति एवं क्रियान्वयन। अब हम आते हैं प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो आप प्रस्तावना जब भी देखेंगे तो हम भारत के लोग, इंग्लिश में हम देखते हैं इसे वी द पीपल। तो वी द पीपल एक बहुत ही फेमस कोट है जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से लिया गया है। जब अमेरिका, आप जानते हैं, पहला लोकतंत्र है पूरे विश्व में, तो वहाँ की स्वतंत्रता की घोषणा से प्रस्तावना के हम भारत के लोगों को लिया गया है, या वहाँ से इसे प्रेरित किया गया है। दूसरा, इसकी जो भाषा है या इसकी जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसमें हमें दो देशों के नाम मिले स्रोतों के रूप में, एक मिला अमेरिका, दूसरा मिला ऑस्ट्रेलिया। फिर है जो इसमें एक विवाद का विषय बन गया था कि संविधान का भाग प्रस्तावना है या नहीं है। वर्तमान समय में यदि हमें इसका आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। किंतु 1960 में ऐसा नहीं था। 1960 में एक वाद आया, बेरूबारी वाद 1960 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय किया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ये 1960 का जो निर्णय था ये 1973 तक चला। फिर 1973 में केशवानंद भारती, एक जो बहुत ही प्रमुख वाद है पूरे भारतीय संविधान में, जो सबसे प्रमुख वाद है जिसने पूरे के पूरे संविधान को एक नया दृष्टिकोण दिया, तो वो है केशवानंद भारती विवाद। उस केशवानंद भारती वाद में 1973 में बहुत सारी चीज़ों को लेकर निर्णय दिया गया और संविधान की सबसे बड़ी बेंच ने इसका निर्णय किया था। 13 सदस्यीय बेंच थी। तो केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को लेकर ये निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और संसद इसमें अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन कर सकती है। साथ में ये भी जोड़ा गया कि संविधान के मूल ढांचे को अवरुद्ध किए बिना, ये जो मूल ढांचे का प्रावधान है, इसे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे और जब हम केशवानंद भारती विवाद को पढ़ेंगे तब हम इसे और ध्यान से देखेंगे। तो प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों का अर्थ भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। समाजवादी, समाजवादी से आप क्या समझते हैं? जैसे ही मैं समाजवाद बोलता हूँ तो हमको कार्ल मार्क्स याद आ जाते हैं, किंतु भारत में क्या साम्यवाद है या समाजवाद है जैसा रूस में है या चीन में है? नहीं है। किंतु फिर भी यहाँ पे समाजवादी शब्द प्रस्तावना में है। लेकिन हमारा जो समाजवाद है ये समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला है, या नेहरू जी का समाजवाद है, जिसमें हम गरीब को और ध्यान देकर उसे अमीर की श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं और इसके द्वारा हम सामाजिक समानता लाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे समाजवाद का नया दृष्टिकोण है। दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भी इसमें जोड़ा जा सकता था, किंतु भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हमें पंथनिरपेक्ष शब्द उपयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न पंथ के लोग हैं, विभिन्न मत के लोग हैं, और शुरू से ही भारतीय जो संस्कृति है या भारत का जो निर्माण है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो इसलिए जो हमारा संविधान है उसमें पंथनिरपेक्ष का जो शब्द है वह शब्द इस पॉजिटिव दृष्टिकोण से है कि
भारतीय राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को एक समान नज़र से देखेगा और सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान करेगा। तीसरा शब्द है इसमें अखंडता। अखंडता की बात है इसमें। जो भारत है वो राज्यों का संघ है और राज्य जो है वो भारत से कभी भी विलग नहीं हो सकते किसी भी रूप में। संविधान ने इस बात को प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया है और ये मूल ढांचे का भाग है। मतलब भारत जो है वो राज्यों से मिलकर नहीं बना है। मतलब जो भारत है उसका जो केंद्र है वो केंद्र है, मतलब वो संघ है और संघ जो है वो पूरे के पूरे 28 राज्यों से मिलकर बना है। उसे अलग होने का अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। इसके बाद प्रस्तावना को कुछ लोगों ने क्या क्या कहा है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग संविधानविदों ने और संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। तो प्रश्न के दृष्टिकोण से या सामान्य अध्ययन के पेपर के दृष्टिकोण से हम देखें तो इसमें के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। और एम हिदायतुल्लाह, ये क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। यदि सिंपल क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर आएगा प्रस्तावना, क्योंकि एम हिदायतुल्लाह जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने निर्णय में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने चूँकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, इसलिए यदि क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर आएगा प्रस्तावना। यदि डॉक्टर अंबेडकर का नाम है तो फिर आप अनुच्छेद 32 को इसका आंसर लेंगे। जब भी हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 भाग 3 तो इसे मैं और अच्छे से क्लियर करूँगा। तो ये है प्रस्तावना हमारी पूरी। प्रस्तावना में जितने भी क्वेश्चन हमारे हो सकते थे वो सभी को मैंने करने का प्रयास किया है, सभी चीज़ें इसमें आ जाएं। इसके पश्चात भी आपको यदि कुछ लगता है कि कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।